हेलो एवरीवन, मैं शायान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप रैंकर्स में। तो साइंस क्लास 10 में जो साइंस है उसमें फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो आप लोगों के सामने लेके आए हैं कि फिजिक्स के पहले चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है बिहार बोर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इस चैप्टर को 2-3 लेक्चर पे करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। तो आज हम लोग पहले देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है और कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिहाज से, उस पर भी बात करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों को कुछ टॉपिक देखना है। इसमें एक तो प्रकाश स्रोत के बारे में देखना है कि प्रकाश जो है वो कहीं से तो आती होगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। सेकंड जो है वो प्रकाश का परिकिरण को पढ़ना है। फिर किरणपुंज को पढ़ेंगे। किरणपुंज मीन्स होता है किरणों का समूह, तो उस बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अगला आएगा प्रकाश का परावर्तन। फिर प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब कितने टाइप्स में बनता है। फिर मिरर पे बात करेंगे। और ये फार्मूला जो 10th क्लास में बहुत बार आया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। और नेक्स्ट आएगा गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। 6 कंडीशन पढ़ना है कि गोलीय दर्पण में, खास करके अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे दर्पण में। और जब लेंस में पढ़ना होगा तो उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है। नेक्स्ट इसमें चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ना है कि प्लस माइनस के बारे में, लेफ़्ट साइड में क्या होता है, राइट में क्या होगा, ऊपर अगर वस्तु होगी तो क्या होगा, नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या होगा। फिर इसमें दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ना है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू क्या, तो 1/f। और लास्टली किसके बारे में, तो आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके सब पे चर्चा किया जाएगा। इसमें जो पहले है थोड़ा सा प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो देखेंगे कि प्रकाश जो है क्या है, तो ये एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, ऊर्जा का रूप है। अगर प्रकाश की प्रकृति को देखें तो प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो प्रकाश की प्रकृति डबल नेचर की होती है। प्रकाश की प्रकृति डबल नेचर होती है। डबल नेचर की होती है। और डबल नेचर इसलिए बोला जा रहा है कि प्रकाश को कण के तौर पर भी देखते हैं और इसे तरंग के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रकाश को तरंग के रूप में पहली बार जो डिफाइन किया गया था वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया। और एक साइंटिस्ट आया क्रिश्चियन नाम से, और उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलती है। तो लास्टली एक और साइंटिस्ट आया टंग नाम से, और उन्होंने बताया कि प्रकाश की डबल प्रकृति होती है। ये कण के रूप में भी गमन करती है और किस रूप में, तो तरंग के रूप में भी करती है। ठीक है। और प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलेगी। प्रकाश जो गमन करती है हमेशा सीधी रेखा पे गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। इन्हें पूछा जाए कि प्रकाश के ट्रेवल करने की जो दिशा होती है किस रूप में चलती है, तो ये हमेशा सीधी रेखा पे चलती है। प्रकाश के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में चलेगी, ये डबल नेचर का होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं और इसके टॉपिक्स के बारे में बता दिया गया कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो प्रकाश अगर पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अब आगे बात करेंगे प्रकाश स्रोत। स्रोत का मतलब किसी भी सोर्स की हम बात करते हैं। ठीक है। स्रोत का मतलब अगर प्रकाश स्रोत की बात हो रही है तो प्रकाश जहाँ से उत्सर्जित होगी, प्रकाश जहाँ से निकलेगी, उसी को क्या बोलेंगे,
तो प्रकाश स्रोत कहा जाएगा। और प्रकाश स्रोत में ध्यान रखना है कि जनरली सूर्य से भी प्रकाश निकलती है, बल्ब से भी प्रकाश निकलती है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत किसको बोलेंगे? जिस वस्तु से क्या हो प्रकाश निकलती है उसे क्या बोला जाएगा? तो प्रकाश स्रोत कहा जाएगा। अब ये जो वस्तुएं हैं ये दो प्रकार की हो सकती है। एक को हम लोग बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, और एक को बोला जाएगा अप्रदीप्त वस्तुएं। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे ये मार्कर है, इससे प्रकाश निकलेगी क्या? नहीं, तो इसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस। और जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, जैसे बल्ब हो, सूर्य हो, इसको क्या बोलेंगे? तो प्रदीप्त वस्तुएं। तो ही बोला गया कि प्रदीप्त वस्तुएं किसको बोलेंगे? जो वस्तुएं क्या करती है? तो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी प्रकाश निकालती है, ऐसे वस्तुओं को क्या बोला जाएगा? प्रदीप्त वस्तुएं। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है, क्या क्या है? तो सूर्य है, बिजली का जलता बल्ब है, या जलती मोमबत्ती है। एक आता है अप्रदीप्त वस्तुएं, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, या जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। इसमें जैसे टेबल है, कुर्सी है, किताब है, मार्कर है, बहुत एग्जाम्पल है इसका। ये बोर्ड है, क्या इससे प्रकाश निकलेगी? नहीं। तो जिससे भी प्रकाश नहीं निकलती है या जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो उसे क्या बोला जाएगा? अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। आगे जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ना है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है कि जैसे किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रही है, जैसे सूर्य है तो सूर्य प्रकाश स्रोत है और ये प्रदीप्त वस्तु है क्योंकि इससे प्रकाश निकलती है। अब सूर्य के प्रकाश को, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है? तो वायुमंडल है, तो वायुमंडल के एक बहुत बड़े भाग को पार करके आना होता है, और इस वायुमंडल में बहुत सारे क्या मिलेगा? तो सूक्ष्म कण। क्या मिलता है? सूक्ष्म कण या फिर गैस के कण, सूक्ष्म कण या फिर गैस के कण मिलेगा। और जब सूर्य की प्रकाश इन सूक्ष्म कणों या गैस के कणों पर पड़ेगी तो इस सूर्य के कुछ भाग को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, और बाकी को क्या करेगा? यानी सूर्य की प्रकाश आ रही है कहीं से तो कुछ भाग को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, और बाकी को क्या करता है? तो चारों तरफ फैला देता है। और प्रकाश के इस घटना को क्या बोला जाएगा? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। इस सूर्य की प्रकाश से आती हुई प्रकाश है, और ये कुछ अवशोषित भाग है कि कुछ कण को ये क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण है वो कुछ को क्या करेगा? अवशोषित, और कुछ को क्या करेगा? चारों तरफ फैला देगा, ठीक है। ये अवशोषित भाग है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो क्या है? सूर्य से आती प्रकाश, और जब कहाँ पे आएगी? तो वायुमंडल में जो उपस्थित है क्या? तो सूक्ष्म कण, ठीक है, इस पर पड़ती है। तो ये सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी को क्या करेगा? चारों तरफ फैला देता है या वितरित कर देता है। तो इस घटना को बोला जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। उम्मीद करते हैं कि अभी यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा किरणपुंज के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें प्रकाश के किरणपुंज के बारे में देखना है। अगर एक आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे? किरण। पुंज हमेशा ध्यान रखना है कि पुंज जो है हमेशा इंडिकेट समूह को करता है। किसको करेगा? तो समूह को करता है, क्योंकि किरणपुंज पढ़ रहे हैं, किरणपुंज पढ़ रहे हैं, इसलिए जो समूह होगा किसका होगा? तो किरणों का समूह होगा। किसका समूह? तो किरणों का समूह। तो इसमें हम लोग किरणों के समूह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोला जाएगा? तो किरणपुंज बोला जाएगा। अब किरणपुंज कैसे कैसे आ सकता है? पहली तो एक बिंदु पे आके, यानी अलग अलग दिशाओं से आएगी, अलग अलग दिशाओं से आएगी और एक बिंदु पे आके मिल जाती। अलग अलग दिशाओं से आई और एक बिंदु पे आके मिल गई, ठीक है। दूसरी, इसका उल्टा हो सकता है कि एक बिंदु से निकल रही है और अलग अलग दिशाओं में क्या हो रही है? तो फैल रही है। एक और कंडीशन क्या हो सकता है कि जो किरण है वो क्या आ सकती है? तो समांतर आ सकती है। तो इसके बेस पे, इसके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इसका कुछ नाम दिया गया है कि जो प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। कौन सा किरणपुंज बोलेंगे? तो अपसारी किरणपुंज। कि जो प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल रही है तो उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरणपुंज। और अभिसार इसका उल्टा होगा।
अभिसारी में क्या है कि अलग अलग दिशाओं से आई और एक बिंदु पे क्या हो रही है, तो मिल रही है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज। और समांतर, जो एक दूसरे के समांतर चले, तो नाम से ही पता लग रहा है कि समांतर का मतलब ये है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाएगी, तो ऐसे किरणपुंज को समांतर किरणपुंज बोलेंगे। ये दो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपसारी किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज, क्योंकि जब मिरर पे जाएंगे या लेंस पे जाएंगे तो उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि अपसारी एक तो लेंस आ जाता है या अभिसारी लेंस आ जाता है, तो ये ध्यान होना चाहिए कि अभिसारी किरणपुंज होता क्या है और अपसारी किरणपुंज होता क्या है, तो उससे वहाँ समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रकाश के किरणपुंज। 3 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब प्रकाश जो है वो हर एक वस्तु से प्रवाहित नहीं हो सकती, और जब नहीं हो सकती तो उसके अनुसार प्रकाश को भी बांटा गया है। अगर वस्तु को देखेंगे तो एक मिलेगा पारदर्शी, क्या होगा, तो पारदर्शी। एक क्या होता है, तो अपारदर्शी। क्या होता है, तो अपारदर्शी। और एक तीसरा आता है, तीसरा है इसका टाइप, इसे बोलेंगे पारभासी। क्या बोलेंगे, तो इसे पारभासी बोला जाता है। ठीक है, पारदर्शी का मतलब क्या होगा कि जिससे प्रकाश क्या हो जाए, आर पार हो जाए, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाए। ठीक है, तो ये उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी। जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके उसे अपारदर्शी। पारभासी का मतलब है अल्प मात्रा में आर पार हो सके। कैसे, तो अल्प मात्रा में, ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में अगर आर पार हो रहा है तो उसे बोला जाएगा पारभासी। अब पारदर्शी में 3 एग्जाम्पल काफ़ी है। एक तो जल से, वाटर, जल जो है उससे प्रकाश पार हो जाएगा, वायु से प्रकाश क्या हो जाता है, तो पार हो जाता है, और जो कांच है उससे प्रकाश क्या हो जाता है, तो पार हो जाता है। अपारदर्शी में बहुत है। अब स्टूडेंट्स हैं तो उसी हिसाब से काम करना है कि किताब आएगा, कॉपी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो अपारदर्शी। पारभासी यानी अल्प मात्रा में किससे प्रकाश पार होता है, तो एक तेल लगा कागज हो जाएगा, तेल लगा कागज, इससे प्रकाश जो है पूरी तरह से पार नहीं होती है। दूसरा, घिसा हुआ कांच आ जाएगा। कांच अगर स्क्रैचिंग ग्लास आता है तो उससे भी प्रकाश पार नहीं होती है। और इसका एक एग्जाम्पल ड्यू आ जाता है, यानी कुहासा, तो इससे भी प्रकाश जो है वो पूरी तरह से आर पार नहीं हो पाएगी। ठीक है, तब आगे देखते हैं। जो आपको बताया गया उसका डेफिनेशन मिलेगा यहाँ कि पारदर्शी किसको बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या हो जाए, तो पार हो जाए, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाए, तो उसे को क्या बोलेंगे, पारदर्शी। क्या क्या है एग्जाम्पल में, तो हवा है, पानी है और कांच है। अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके तो उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। और पारभासी में क्या होता है, तो ये अल्प मात्रा में पार हो सकता है, यानी पूरी तरह से प्रकाश पार नहीं हो पाएगा, अल्प मात्रा में होगा, तो उसे पारभासी बोलेंगे। एग्जाम्पल तीनों का याद रखना है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम्पल पारभासी का, क्योंकि अपारदर्शी का बहुत एग्जाम्पल है, तो वो इजी है। क्वेश्चन अगर ज़्यादातर आ सकता है तो वो पारभासी में आ सकता है कि पूछ देगा निम्न में से कौन पारभासी पदार्थ है, तो जिससे क्या हो, प्रकाश अल्प मात्रा में आर पार हो। 3 एग्जाम्पल आप याद रखें, काफ़ी है। या इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो ईजिली बन जाएगा, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है। अब जो है चैप्टर का जो नाम है वो प्रकाश का परावर्तन, तो उस बारे में ज़रा सा बात करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, कि प्रकाश का परावर्तन किसको बोलेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन को देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन में, परावर्तन का मतलब ये है कि टकरा के वापस आना, टकरा के क्या होना, तो वापस आना। तो प्रकाश जो है टकरा के वापस आएगी,
तो इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी देखेंगे। तो पहले एक चीज़ तो याद रखना है कि प्रकाश का परावर्तन दो तरह से हो सकता है। पहला आता है नियमित परावर्तन और जो दूसरा आएगा इसे बोलेंगे विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब यह है कि जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता हो। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम अभी पढ़ाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि नियम क्या है। दो नियम होते हैं, ठीक है। तो जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता हो वो नियमित परावर्तन है। और विसरित परावर्तन क्या है? जैसे नियमित परावर्तन में क्या है कि जो सरफेस होगा वो क्या होता है, तो प्लेन होता है। तो जितने एंगल के साथ प्रकाश की किरण आती है उसी एंगल के साथ क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। लेकिन विसरित परावर्तन में जो सरफेस होगा वो प्लेन ना होके क्या होता है, तो रफ होता है। सपोज प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हुई तो इस एंगल से निकल जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम में दोनों एंगल का बराबर होना ज़रूरी है, इसलिए ये विसरित परावर्तन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। और प्रकाश के परावर्तन में इसमें ये देखा जाएगा कि जैसे एक समतल दर्पण लिए, कौन से दर्पण, तो समतल दर्पण। जैसे कोई कांच है, ठीक है, इस पे क्या, तो जैसे सिल्वर की परत चढ़ाई जाती है, जिसे पेंट करना, कलर करना, कलई करना बोलेंगे, ठीक, जिससे वो क्या बन जाएगा, परावर्तक सतह। क्योंकि परावर्तक सतह होगा तभी किसी चीज़ का क्या बनेगा, इमेज बनेगा या प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये जैसे ये जो दर्पण लिया गया, ये कौन सी दर्पण है, तो समतल दर्पण। एक प्रकाश की किरण आ रही है और जिस एंगल के साथ आएगी उसी एंगल के साथ क्या हो जाती है, तो वापस चली जाती है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या करते हैं, तो एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं, क्या, तो और अभिलंब जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे अभिलंब होता है, ठीक है। तो क्या किए, एक अभिलंब ड्रॉ किए, यानी एक अभिलंब बनाए, और इस दर्पण को क्या बोलेंगे, तो इस दर्पण को बोला जाएगा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, तो समतल दर्पण। और ये प्रकाश की किरण, आने वाली किरण को बोला जाता है आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। और इसे जो टकरा के वापस जा रही है परावर्तन के नाम पर, इसका नाम है परावर्तित किरण। और इस किरण का जो नाम है ये क्या है, तो परावर्तित किरण, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, तो अभिलंब, क्या है, तो अभिलंब, ठीक है। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण का नाम पता होना चाहिए। ये कोण इसके नाम पर, इस किरण के नाम पर है, क्योंकि ये आपतित किरण है इसलिए इस कोण को बोलेंगे कौन सा, तो आपतन कोण। और ये जो कोण है ये परावर्तित किरण के नाम पर है, इसलिए इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, तो परावर्तन कोण। कौन सा कोण, तो परावर्तन कोण। आपतन कोण जो है इसे इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसलिए शॉर्ट में क्या लेंगे, एंगल आई, और इसे शॉर्ट में क्या लेंगे, तो एंगल आर, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर सपोज यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का। अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर किसी भी एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30। क्योंकि अभी बताए आपतित किरण जिस एंगल से आएगी परावर्तित किरण उसी एंगल से जाएगी। यहाँ जितना भी एंगल बनेगा और इस अभिलंब को अगर डाला जाता है तो दो बराबर भागों में बांट देगा, इसीलिए एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। यानी आपतन कोण किसके बराबर, परावर्तन कोण के। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब है, तीनों जिस पॉइंट पे मिले इस पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसे, तो आपतन बिंदु। इसलिए इसके कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम। कितनी बार ऑब्जेक्टिव में आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, चाहे तो प्रकाश के परावर्तन का या अपवर्तन का, कि कितने नियम होते हैं। दोनों का 2 ही नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। और 2 नियम बना कैसे, यहीं से बना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, यानी एक ही पॉइंट पे है तीनों। और दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, तो बराबर, यानी आपतन कोण अगर कितना डिग्री है, सपोज 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री। आपतन कोण कितना, तो 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके नियम को पढ़ लेते हैं, फिर समतल दर्पण से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है उसको देख लेते हैं। ये रहा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो पहले परावर्तन देख लेते हैं क्या है, कि बताए परावर्तन टकरा के क्या होना, तो वापस होना। तो प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से, वस्तु कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी, क्योंकि पारदर्शी होगा तो प्रकाश आर पार हो जाएगा, और परावर्तन के लिए वस्तु का अपारदर्शी होना जरूरी है। ठीक है, क्या, तो टकरा कर जो वापस लौटने की घटना है उसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं। जैसे एक दर्पण लिया गया, ये समतल दर्पण है। ठीक है, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलेंगे, टकराकर वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण बोला जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाएगा, तो बराबर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसमें पहला नियम यही पढ़ते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, कि तीनों जो होगा, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है या अभिलंब है, तीनों कहाँ पे होगा, तो आपतन बिंदु पर होगा। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर, यानी एंगल आई किसके बराबर, तो एंगल आर के बराबर। इसमें एक तो एमसीक्यूज आएगा, एक तो ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे क्वेश्चन दिखा रहा है कि यदि किसी समतल दर्पण पर, दर्पण कौन से बात कर रहे हैं, तो समतल दर्पण पर, ठीक है, आपतित किरण समकोण पर परावर्तित हो रही है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा। पहले इसको समझते हैं कि अगर एंगल निकालने बोल दे समतल दर्पण में, तो उस पर आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ सिर्फ ये ध्यान रखना है इससे पहले वाले में, कि आपतित किरण जिस एंगल से आ रही है उसे एंगल से वापस चली जाएगी। सपोज आपतित किरण 60 डिग्री के एंगल से आ रही है, तो परावर्तित किरण भी कितने डिग्री के एंगल से जाएगी, 60 डिग्री के एंगल से जाएगी। ठीक है, अब जरा इधर देखते हैं। सपोज ये समतल दर्पण है, कौन से दर्पण, तो समतल दर्पण। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर आपतित किरण है और आपतित किरण कितने डिग्री पे आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है। कितने डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे आ रही है। और इसमें अभी तुरंत ये बताया गया कि अगर आपतित किरण जितने एंगल के साथ आएगी, जितने भी एंगल के साथ आएगी और उसी एंगल के साथ वो क्या हो जाएगी, वापस। अगर वो 90 डिग्री के एंगल के साथ आ रही है तो 90 के साथ वापस आ जाएगी, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल कहाँ होगा, ऊपर, यानी इसी लाइन के ऊपर चली जाएगी। एंगल बनने के लिए 2 लाइंस के बीच गैप होना ज़रूरी है। क्या इसमें गैप बनेगा, इसके ऊपर से जब जाएगा तो गैप बनेगा, नहीं बनेगा। जब नहीं बनता है ऐसे कंडीशन में एंगल का वैल्यू 0 डिग्री आता है। कितना डिग्री, तो 0 डिग्री। ठीक है, तो यदि किसी समतल दर्पण में क्या बोला है, आपतित किरण समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, और समकोण का मतलब कितना डिग्री पे, तो 90 डिग्री परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा, तो ऐसे में आपतन कोण भी 0 डिग्री हो जाएगा और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री। ठीक है, अगर ये देता कि आपतन कोण, डायरेक्ट अगर ये बोल दे कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण ये कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, तो बताना है कि जो परावर्तन कोण होगा, जो परावर्तन कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा, तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, तो आपस में बराबर होता है। ठीक है, या आपतित किरण परावर्तित किरण को भी लेके बताए तो वो बन जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे
दो समतल दर्पण के बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या, यानी दो समतल दर्पण है, अब किस एंगल में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब की संख्या। ठीक है, पहली चीज, जैसे दो समतल दर्पण लिए और इसको किस एंगल में रखा गया तो 90 डिग्री के एंगल में रखा गया। किस एंगल में है ये, 90 डिग्री के कोण में है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच का कोण जो है वो कितना डिग्री है तो 90 डिग्री। पूछेंगे कि प्रतिबिंब कितना बनेगा, क्या तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, कितना डिग्री है ये 90 डिग्री। ठीक है, तो एक काम करना है, डायरेक्टली एक फार्मूला है 360 डिग्री और बाई में क्या है तो थीटा, 360 डिग्री और बाई में थीटा, और थीटा का मतलब होता है एंगल, क्या तो एंगल, एंगल कितना है 90 डिग्री, ये 360 है और बाई में क्या आएगा तो थीटा, और थीटा कितना डिग्री है तो 90 डिग्री है, कितना डिग्री 90 डिग्री, कट कर देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन ये आंसर 4 नहीं होता, ध्यान देना है, जब भी प्रतिबिंब निकालें, क्या तो जब भी प्रतिबिंब निकालना हो कि समतल दर्पण, दो समतल दर्पण को किसी एंगल पे रखा गया है तो प्रतिबिंब की संख्या निकालेंगे, तो पहली बात तो यह है कि फॉर्मूला हम डायरेक्ट यही लगाएंगे 360 और बाई में क्या तो थीटा। लेकिन जब इसको सॉल्व करने पर दो प्रकार की संख्या आ सकती है, एक सम संख्या या फिर एक कैसी संख्या तो विषम संख्या। चाहे तो सम संख्या आ सकती है या फिर कौन सी संख्या तो विषम संख्या। अगर सम संख्या आती है, कौन सी संख्या सम संख्या आती है, तो हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है तो n है, तो हमेशा उससे क्या करेंगे तो -1। जो भी संख्या आई उसको क्या करेंगे -1। अगर विषम संख्या आ रही है, जो संख्या आती है वो सेम। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ कितना लिए, थीटा 90 डिग्री था तो कितना आया 4। अब देखेंगे 4 जो है ये क्या है तो सम संख्या है, तो जब भी सम संख्या आए उससे क्या कर देंगे -1। इसका मतलब कि जब दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कितना होगा तो 3 होगा। ठीक है, उसी तरह अगर थीटा का वैल्यू, यानी दो दर्पण है, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री का है तो 45 डिग्री, अब प्रतिबिंब की संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा 360 और बाई में थीटा, 360 डिग्री और बाई में कितना डिग्री तो 45 डिग्री, कितना डिग्री 45। अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा सम संख्या आ जाएगा, इसलिए क्या देखते हैं तो एक विषम संख्या देखते हैं। क्या देखना है, विषम संख्या। ठीक है, अगर 60 डिग्री पे रखेंगे तो कितना आएगा 6 भी क्या है तो सम संख्या है, तो क्या करेंगे -1 कर देंगे तो उसमें आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, 45 से रख के देखते हैं कितना तो 45 डिग्री। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 5 45 और 9 6 कितना आएगा तो 36। ठीक है, और 0 था 0 दे दिया, 5 एकम 5 और 5 8 कितना आ गया तो 40, यानी n का वैल्यू कितना आया 8। फिर से n क्या आया है तो एक सम संख्या आया है, और जब भी सम संख्या आए तो क्या करते हैं -1, तो 8 -1 कितना आ जाएगा 7। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर विषम संख्या आ रही है तो विषम संख्या में क्या करते हैं तो जो नंबर है वैसा ही रहेगा, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगला और क्वेश्चन लेते हैं कि थीटा का वैल्यू अब कितना ले लिए 120 डिग्री, कितना डिग्री 120 डिग्री। फिर निकालेंगे प्रतिबिंब की संख्या, तो 360 और बाई में क्या आएगा थीटा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 360 डिग्री और बाई में कितना है तो 120 डिग्री, तो ये 0 और 0 कैंसिल आउट, और 12 तिया कितना आया 36। क्योंकि 3 एक विषम संख्या है इसलिए प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी 3। अगर सम आ जाता तो क्या करते -1 करते। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसमें और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि प्रतिबिंब की संख्या निकालने में, तो उस बारे में आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि एक सीक्वेंस पे अगर देखें तो पहले
दर्पण के बारे में देखें, समतल दर्पण, परावर्तन हो रहा है, क्योंकि परावर्तन पे ही डिपेंड करता है प्रतिबिंब। जैसे आप किसी मिरर के सामने खड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण जनरली घरों में यूज़ होती है, ठीक है, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का होगा, तो इसमें थोड़ा सा प्रतिबिंब के टाइप्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रतिबिंब के टाइप्स को देखना है। अगर प्रतिबिंब देखते हैं, क्या तो प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, तो इमेज, ठीक है। प्रति का मतलब जैसे किसी चीज़ का कॉपी करना, और बिंब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। जैसे ये मार्कर है, या हम कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान जब किसी मिरर के सामने खड़ा हो तो वो क्या है, बिंब है। मिरर के सामने किसी वस्तु को रख रहे हैं तो वो क्या है, बिंब है। उसी की क्या बनना, तो बिल्कुल कॉपी बनना ही क्या है, तो प्रतिबिंब है, ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब है ये कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो ये 2 प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, ठीक है। एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, तो वास्तविक। और एक को बोला जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, काल्पनिक, या फिर इसका एक और नाम है वो भी याद रखना है, काल्पनिक या फिर क्या, तो आभासी प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब बनने के लिए पहला कंडीशन तो ये है कि जो भी प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, तो प्रकाश की किरणों का मिलना ज़रूरी है। मान लेते हैं 2 प्रकाश की किरण है, ऐसे ये समतल दर्पण है मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये टकरा के वापस आई, एक और आई, अगर दोनों मिलेगी तो क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चाहे वो समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, या फिर उत्तल दर्पण हो। अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये 2 तरीके से मिलती है। एक तो वास्तविक रूप से मिलेगी, तो वो हो गया कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक। एक जो हमारा आभास है, ठीक है, मतलब हम कल्पना करते हैं कि बहुत दूर जाके 2 प्रकाश की किरण क्या हो रही है, मिल रही है, तो इसलिए उसी के आधार पे इसका नाम क्या रखा गया, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब से एक पॉइंट याद रखना है जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है, कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और ये पर्दा क्या है, फ़ोन पे आप कोई वीडियो देखें या कहीं भी कोई वीडियो देखें, फ़ोन पे हम लोग फ़ोटो लेते हैं, वो किस प्रकार का प्रतिबिंब है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब में एक तो प्रॉपर्टीज़ भी इसका ध्यान रखना है। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो बनेगा ये क्या होता है, तो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा ये क्या बनता है, तो उल्टा। और जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बन रही है, इसका मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी। इस पे बात करेंगे कि किस पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण पे वास्तविक बनेगा या काल्पनिक, अवतल उत्तल दर्पण पे भी बात करेंगे और लेंस पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब में केवल ये याद रखना है अभी फिलहाल के लिए कि उल्टा बनेगा। आभासी कहीं भी दिखे तो कैसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आभासी बन रहा है तो ये ध्यान रखना है कि आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा ये हमेशा कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। कैसा बनेगा, आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा बनता है, तो सीधा। जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा ये सीधा बनता है, ठीक है। अब जो भी बताया गया आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तब यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण क्या होगा, दर्पण से परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती है, क्या बताए, चाहे तो वास्तविक रूप से मिलेगी, ठीक है, या फिर क्या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहलाता है। किसी भी आंसर में कुछ की पॉइंट्स होता है। इसका 2 टाइप सिर्फ उसी के आधार पर लिया गया है कि दर्पण से जब परावर्तित हो रही है तो चाहे तो वास्तविक रूप से मिलेगी, अगर वास्तविक रूप से मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब, या फिर काल्पनिक रूप से मिलेगी, अगर काल्पनिक रूप से मिल रही है तो वो कौन से प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, समझ गए। और ये बताया गया वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, तो उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, तो सीधा होता है। एक चीज़ ये भी बताए कि इसे किस पे प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता
है। ये भी 10th क्लास में बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो कौन से प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। उम्मीद करते हैं प्रतिबिंब में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन लिखने के लिए आता है प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब का भी डेफिनेशन आए तो सेम रहेगा, कुछ नहीं, कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब उसी डेफिनेशन से बना सकते हैं अगर प्रतिबिंब का डेफिनेशन याद है तो। और काल्पनिक किसको बोलेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद इस वास्तविक को हटा देते हैं तब क्योंकि काल्पनिक लिखेंगे तो वास्तविक की जरूरत नहीं है। दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर क्या तो मिलती हुई प्रतीत होती है काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। अब वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। पहले तो ये बताएं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, तो सीधा बनता है, ठीक है। तो पहला, प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलती है। वास्तविक प्रतिबिंब में पहला बताया ना कि अगर वास्तविक रूप से मिल रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर मिलती हुई प्रतीत हो रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा, ये वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा, तो सीधा बनता है। तीसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर डिफरेंस भी आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें तो ये 2 पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। अब आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल जो है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी विशेषताओं को देखेंगे, फिर आगे और दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।